दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार ही हमारी किस्मत लिखते हैं? क्या सिर्फ हमारे हाथ पांव से किया गया काम ही कर्म है, या फिर हमारी सोच और भावनाएं भी हमारे जीवन को आकार देती हैं? आज की इस कहानी में छिपा है इस सवाल का जवाब, और अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको खुद समझ आ जाएगा कि असली कर्म क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और प्रेरणादायी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बुलंदशहर नामक जगह में एक राजा हुआ करता था। राजा बड़ा न्यायप्रिय था, दयालु था और अपने मंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर अक्सर अपने राज्य का भ्रमण किया करता था। प्रजा उससे प्रसन्न थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा के मन को विचलित कर दिया। राजा अपने मंत्री के साथ गांव-गांव घूमते हुए अचानक एक मकान के पास रुक गए। मकान दरअसल एक दुकान थी। राजा ने थोड़ी देर उस दुकान को देखा और फिर बिना किसी कारण कह बैठे, मंत्री जी, न जाने क्यों, लेकिन मेरा मन कहता है कि इस दुकानदार को कल ही फांसी दे दी जानी चाहिए। मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। मंत्री यह सुनकर हैरान रह गए। वह सोचने लगे, राजा तो हमेशा न्यायप्रिय रहते हैं, फिर आज ऐसा अजीब आदेश क्यों दे रहे हैं? बिना किसी अपराध के किसी को मृत्यु दंड देने की बात, यह तो उनके स्वभाव के विपरीत है। उन्होंने कारण पूछने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया और घोड़ा बढ़ा दिया। मंत्री गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेंगे। अगली सुबह उन्होंने साधारण आदमी का वेश बनाया और उसी दुकान पर जा पहुंचे। यह दुकान रक्त चंदन की लकड़ियों की थी। दुकानदार दुकान पर बैठा था और कुछ बुझे हुए चेहरे के साथ ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। मंत्री ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भाई, तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? दुकानदार ने हताशा भरे स्वर में कहा, भाई साहब, हाल बहुत बुरा है। लोग यहाँ आते हैं, चंदन को देखते हैं, उसकी खुशबू की तारीफ करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। कभी कभी सोचता हूं कि मैं यह दुकान ही बंद कर दूं। सच कहूं तो मैं अब बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हमारे राज्य का राजा मर जाए। उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएंगी। तभी शायद मेरा व्यापार चले और मेरी हालत सुधरे। यह सुनकर मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि दुकानदार की यही नकारात्मक सोच राजा तक पहुंच गई थी और उसी का असर राजा के मन पर पड़ा। परंतु मंत्री जानते थे कि अगर इस सोच को बदला नहीं गया तो न केवल दुकानदार बल्कि पूरे राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मंत्री ने तुरंत सोचा कि अगर कोई काम तुरंत करना है तो वह है इस दुकानदार को उसकी सोच का आईना दिखाना। उन्होंने सहज भाव से कहा, क्या मैं तुमसे कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं? दुकानदार के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। उसने सोचा, काफी दिनों से कुछ बिका ही नहीं था, यह अच्छा मौका है। उसने लकड़ियां बांधकर मंत्री को दे दी। मंत्री लकड़ियां लेकर अपने घर लौट आए। मंत्री सुदर्शन ने चंदन की लकड़ियां अगले दिन दरबार में राजा के सामने रखीं और कहा, महाराज, यह लकड़ियां उस दुकानदार ने आपके लिए तोहफा के रूप में भेजी हैं। राजा यह सुनकर पहले तो चकित हुए, लेकिन जब उन्होंने लकड़ियों को हाथ में लिया और उनकी सुगंध को महसूस किया तो उनका मन प्रसन्न हो गया। राजा ने मन ही मन सोचा, कल ही मैं इस दुकानदार को लेकर नकारात्मक सोच रहा था और अब देखो, यह तोहफा भेज रहा है। कहीं मेरी ही सोच तो गलत नहीं थी। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि उस दुकानदार तक सोने के सिक्कों की एक थैली पहुंचा दी जाए। मंत्री ने साधारण वेश बनाया और अगली सुबह उसी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार को सोने के सिक्के दिए और कहा, यह राजा की तरफ से है। दुकानदार यह सुनकर अवाक रह गया। वह सोचने लगा, मैंने अपने मन में राजा की मृत्यु की कल्पना की थी, लेकिन बदले में राजा ने मुझे धन दिया। कितना दयालु है मेरा राजा, और मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। उस दिन पहली बार दुकानदार के चेहरे पर संतोष की चमक दिखाई दी। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि नकारात्मक सोच इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन फिर भी उसके भीतर का संदेह पूरी तरह मिटा नहीं था। उसने सोचा, क्या सचमुच केवल विचार ही सब कुछ बदल सकते हैं, या यह सब महज संयोग है? मंत्री सुदर्शन ने इस बदलाव को गौर से देखा। वह समझ रहे थे कि दुकानदार अभी भी आधा अधूरा विश्वास रखता है,
इसलिए उन्होंने ठान लिया कि इस प्रसंग को और आगे ले जाना होगा, ताकि न केवल दुकानदार बल्कि राजा और पूरी प्रजा भी यह सीख सके कि विचार ही असली कर्म होते हैं। कुछ दिनों बाद मंत्री ने जानबूझकर राजा से कहा, महाराज, क्यों ना हम प्रजा की परीक्षा लें, देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और उस सोच का असर उनके जीवन पर कैसे पड़ता है। राजा को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य से लोग दरबार में आए और अपने मन की बात खुलकर कहें। दरबार के दिन सैकड़ों लोग आए। कोई राजा की प्रशंसा करता, कोई शिकायतें भी करता, लेकिन हर व्यक्ति के शब्दों से उसके विचार साफ झलकते थे। राजा ध्यान से सुनते रहे और मंत्री मन ही मन हर व्यक्ति का चेहरा पढ़ते रहे। इसी दौरान दुकानदार भी दरबार में पहुंचा। उसके मन में इस बार कोई नकारात्मक सोच नहीं थी। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप दीर्घायु हों। आपके कारण ही मेरा व्यापार चल रहा है। मैं आप पर गर्व करता हूं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मंत्री ने मन ही मन ठाना कि असली शिक्षा तो अभी बाकी है। अब वह ऐसा कुछ करेंगे जिससे यह बात साफ हो जाएगी कि विचारों का असर केवल बोलचाल या भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे जीवन और भाग्य को प्रभावित करता है। दरबार से कुछ ही दिन बीते थे कि राज्य में एक अजीब घटना घटी। पड़ोसी राज्य ने बुलंदशहर पर अचानक आक्रमण कर दिया। सैनिकों की टुकड़ी सीमा पर पहुंच चुकी थी और पूरे राज्य में भय का माहौल फैल गया। प्रजा डरी सहमी थी। सबके मन में बस यही सवाल था कि अब क्या होगा। राजा वीरेंद्र विक्रम चिंतित थे, लेकिन मंत्री सुदर्शन ने धीरे से कहा, महाराज, यह संकट असल में एक अवसर है। यह हमें यह दिखाने का मौका देगा कि विचार कितनी शक्ति रखते हैं। अगर हमारी प्रजा भय से भर गई तो हम हारेंगे। अगर हमारी प्रजा साहस और विश्वास से भर गई तो हम विजय पाएंगे। राजा ने यह सुनकर पूरे राज्य में संदेश भिजवाया कि सभी लोग मंदिरों और चौराहों पर इकट्ठा हों और अपने अपने विचार जोर से व्यक्त करें। किसी ने कहा, हम तो नष्ट हो जाएंगे, दुश्मन बहुत ताकतवर है। किसी ने कहा, भगवान की कृपा से हम जीतेंगे। किसी ने साहस जताया, किसी ने डर। और धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि जिसका विचार जैसा है, उसका चेहरा और शरीर भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। डरने वाले कमजोर पड़ते जा रहे थे और विश्वास रखने वाले मजबूत खड़े थे। उसी समय दुकानदार भी वहां पहुंचा। पहले वह हमेशा नकारात्मक सोच से भरा रहता था, लेकिन इस बार उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, हमारा राजा दीर्घायु है, हमारा राज्य अजेय है और हम सब मिलकर अपने दुश्मनों को हरा देंगे। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि आसपास के लोग भी हिम्मत से भर उठे। मंत्री यह सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, देखिए, विचार की शक्ति कैसी होती है। जो व्यक्ति कल तक आपकी मृत्यु की कल्पना करता था, आज वही आपकी विजय की घोषणा कर रहा है। उसकी सोच बदली और उसके साथ ही पूरे गांव का माहौल बदल गया। फिर क्या था? युद्ध का दिन आया। बुलंदशहर की सेना दुश्मनों से संख्या में कम थी, लेकिन सैनिकों के मन में आत्मविश्वास और साहस भर चुका था। परिणाम यह हुआ कि युद्ध में बुलंदशहर की जीत हुई और पड़ोसी राज्य को पीछे हटना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद पूरा राज्य जश्न मना रहा था, लेकिन राजा और मंत्री जानते थे कि असली जीत तलवार की नहीं, विचारों की थी। दुकानदार भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने महसूस किया कि उसके विचारों ने न केवल उसके व्यापार को बल्कि उसके राज्य को भी बचाया। मंत्री सुदर्शन ने राजा से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हम इस पूरी घटना का निष्कर्ष निकालें। हमें प्रजा को यह बताना होगा कि असली कर्म क्या है। राजा ने सिर हिलाया और आदेश दिया कि अगले दिन एक सभा बुलाई जाए, जिसमें महात्मा बुद्ध को भी आमंत्रित किया जाए, ताकि सबको सही उत्तर मिल सके। अगले दिन राज्य के बड़े मैदान में विशाल सभा बुलाई गई। चारों ओर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। बीच में राजा वीरेंद्र विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में मंत्री सुदर्शन खड़े थे। थोड़ी देर बाद शांत और दिव्य आभा से युक्त महात्मा बुद्ध वहां पहुंचे। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, पूरा वातावरण बुद्धम शरणम गच्छामि के स्वर से गूंज उठा। राजा ने हाथ जोड़कर बुद्ध का स्वागत किया और कहा, भगवान, हमारे राज्य ने एक बड़ी लड़ाई जीती है, लेकिन इस पूरी घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असली कर्म आखिर है क्या। हम आज चाहते हैं कि आप हमारे प्रजा को इसका उत्तर दें। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में सभा को संबोधित किया, लोगों, तुम सब कर्म को केवल अपने हाथों से किए गए काम
या अपने मुंह से बोले गए शब्द मानते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कर्म की जड़ कहाँ है? कर्म की जड़ है विचार। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध आगे बोले, एक दुकानदार ने अपने राजा की मृत्यु की कल्पना की। उसका नकारात्मक विचार राजा तक पहुंचा और राजा का मन भी विचलित हो गया। यह कर्म था, लेकिन यह कर्म हाथ से किया गया काम नहीं था। यह कर्म केवल उसके विचार थे। बाद में जब उसी दुकानदार ने सकारात्मक सोचना शुरू किया, तभी उसका व्यापार चला, राज्य में जीत मिली और राजा का मन भी बदल गया। यह दिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे असली कर्म हैं। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए पूछा, अब बताओ कर्म क्या है? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, हमारे विचार ही कर्म है। हमारे भाव, हमारी नीयत और हमारी सोच ही असली कर्म है। बुद्ध ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो तुम्हारे कर्म भी सकारात्मक होंगे और परिणाम भी शुभ होगा। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो तुम्हारे कर्म भी नकारात्मक बनेंगे और परिणाम भी दुखद होगा। इसलिए जीवन में सबसे पहला अभ्यास यही होना चाहिए कि अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीखो। जब विचार शुद्ध हो जाते हैं तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। यह सुनकर राजा वीरेंद्र विक्रम, मंत्री सुदर्शन और पूरी प्रजा गहराई से प्रभावित हुई। दुकानदार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज मैं समझ गया हूं कि मेरी दुर्दशा का कारण मेरी मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि मेरे विचारों की नकारात्मकता थी। आज से मैं अपने विचार बदलूंगा और अच्छे कर्म करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, याद रखो, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। यही असली धर्म है और यही असली कर्म है। सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। प्रजा ने महसूस किया कि उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आज खुला है। उस दिन से बुलंदशहर के लोग हमेशा सकारात्मक सोचने लगे। राजा और मंत्री भी इस शिक्षा को अपने शासन का आधार बना लिया, और दुकानदार, जिसने कभी राजा की मृत्यु की कल्पना की थी, वही अब प्रजा के बीच सकारात्मक विचारों का प्रचार करने लगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली कर्म हमारे विचार हैं। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। और यही शिक्षा महात्मा बुद्ध ने दी थी कि यदि आप अपने विचारों पर विजय पा लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें। और हां, चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां